अभी अपन क्या देख रहे हैं, बेस्ट वे हाउ वी कैन अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड बोर्ड्स। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीन तरह के क्वेश्चन हमें एक्सपेक्टेड होते हैं जनरली। अब पहली चीज, या तो न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल किस किस में आ सकता है, फिजिक्स में आ सकता है, केमिस्ट्री में आ सकता है, मैथ्स में आ सकता है, अकाउंट्स में आ सकता है, इको में भी आ सकता है। और दूसरा क्या है, थियोरेटिकल। थियोरेटिकल मतलब इंग्लिश हिंदी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी टाइप। अब ये थियोरेटिकल ना हमारे उसमें भी आता है फिजिक्स में, पर मैं यहाँ पे डेरिवेशन में ही न्यूमेरिकल लूंगा, ठीक है। इधर निकल जान दो इसे, ओके। तो डेरिवेशन भी इसी, ठीक है, तो डेरिवेशन भी इसी में आएगा। अब थियोरेटिकल माने इंग्लिश, हिंदी, अरेबिक, मराठी, सब इसमें आएगा, सारी लैंग्वेजेस, यस। उसके बाद कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट माने साइंस हो गया, इको हो गया, ठीक है, एसएसटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ऐसी सारी चीजें। ज्योग्राफी अविनाश, ठीक है। चलो अब देखो, न्यूमेरिकल्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है तुम्हें याद रखने की, कि यहाँ होती है स्टेप मार्किंग। अब स्टेप मार्किंग से मेरा मतलब ये है कि जब जब हम लोग भी ना क्वेश्चन बैंक डिजाइन करते हैं, क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं होती, जो तुम्हारा पेपर है, पेपर डिजाइन होता है यूनिवर्सिटीज में भी। अब यूनिवर्सिटी में जब पेपर डिजाइन होता है ना, तो हम लोग पेपर के साथ साथ ना आंसर भी डिजाइन करते हैं। आंसर डिजाइन करने का मतलब है कि मैंने एक न्यूमेरिकल डिजाइन किया, तो मेरे को आंसर डिजाइन करना पड़ेगा और उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि थ्योरी इतनी लिखनी है, इसके इतने मार्क्स, न्यूमेरिकल में फॉर्मूले के इतने मार्क्स, फॉर्मूले के बाद सॉल्विंग के इतने मार्क्स और फाइनल आंसर के इतने मार्क्स। ये मैं क्लियरली स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है। अब क्यों स्पेसिफाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई कोर्स है, उसको 800-900 बच्चे लिख रहे हैं, अब उसको अकेला मैं तो चेक कर नहीं पाऊंगा, फिर मैं किसी और टीचर की हेल्प लूंगा, फिर वो टीचर किसी और टीचर की हेल्प लेगा। तो ये हेल्पिंग जो हो रही है उसमें मेरी चेकिंग स्टाइल अलग है, बाजू वाले टीचर की चेकिंग स्टाइल अलग है, उसके बाजू वाले टीचर की चेकिंग स्टाइल अलग है। अब इसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए कि मैं जहां मार्क्स दे रहा हूँ वहीं ये वाला बंदा मार्क्स दे, वहीं दूसरा बंदा मार्क्स दे। तो तुम लोगों की कॉपीज चेक करने के लिए एक आंसर की बनती है, ठीक है। उसी आंसर की को हर टीचर फॉलो करता है, कोई टीचर अपना पुराना दिमाग नहीं लगाता, टीचर को सब रेडीमेड मिलता है। अगर रिफ्लेक्शन भी लिखा होगा, हर टीचर को पता है रिफ्लेक्शन क्या है फिजिक्स के, पर तब भी उस टीचर को दिया जाएगा कि रिफ्लेक्शन में हमें ये वर्ड चाहिए, रिफ्लेक्शन में हमें डायग्राम चाहिए, रिफ्लेक्शन में हमें फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। अब उसके आगे नीटनेस जो तुम दिखा रहे हो उसके मार्क्स अलग है, वो तुम्हारी लॉयल्टी है टीचर के साथ, ठीक है। बट पूरी आंसर की टीचर को दे रखी है। अब टीचर को आंसर की दे रखी है, तो उसमें सीबीएसई ने, एचएससी ने, आईसीएसई ने क्लियरली बोल रखा है कि स्टेप मार्किंग होगी। स्टेप मार्किंग का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई डेरिवेशन कर रहा हूँ, डेरिवेशन का मतलब होता है कि मेरे को अगर फॉर एग्जांपल बोल दिया है कि डिराइव फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर जनरेटेड बाय इंडक्टर। अब ये इंडक्टर क्या होता है, कॉमर्स वाले थोड़ी देर के लिए वो सो जाओ, मतलब कुछ नहीं, सीख लो। इंडक्टर 12th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है, 12th वाले रिलेट कर पाएंगे। इंडक्टर की डेरिवेशन करने को बोला, तो अब सबसे पहले मैं कुछ थ्योरी लिखता हूँ, कंसीडरिंग दिस दिस दिस, वी हैव दिस इक्विपमेंट और ये सब। दूसरी चीज, पहले थ्योरी मैंने लिख दी, फिर सेकंड चीज मैं डायग्राम बनाऊंगा, तीसरी चीज मैं डेरिवेशन करूंगा, चौथी चीज मैं फॉर्मूले के साथ आ जाऊंगा लास्ट में। तो अब अगर ये 3 मार्क्स का आया, ठीक है, तो 3 मार्क्स में आधा नंबर इसका, 1 नंबर इसका, मे बी 3 नंबर का है ना, आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका, कितने हो गए, 1, 2.5 और 3.5 हो गए क्या,
1, 1.5, ओके, आधा और चाहिए। एक मार्क्स इसका, एक मार्क्स इसका, आधा आधा। तो देखो, जो तुम लोग डरते हो ना कि ये डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल में फाइनल आंसर मेरा गलत आ जाएगा, 12.89 था मेरा, 12.10 आ गया है। क्वेश्चन के आंसर का जर्नली मार्क्स सिर्फ आधा या एक ही होता है। जितनी भी तुम डेरिवेशन कर रहे हो ना, तो जनरली उसका मार्क्स केवल एक से आधा ही होता है आंसर का, बाकी सब प्रोसेस का होता है। तो तुम्हारी प्रोसेस को जज किया जा रहा है, तुम्हारे आंसर को जज किया जा रहा है, पर उतना उसका प्रोमिनेंस नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, थ्योरी तो तुम लिख सकते हो ना, इजी है, डायग्राम भी तुम बना सकते हो। इन केस डेरिवेशन में गड़बड़ हो भी गई, उससे फॉर्मूले में भी गड़बड़ हो गई, तो देख रहे हो तुम्हें 1.5 मार्क्स मिल रहा है, दैट मीन्स 50% मिल रहा है। बोर्ड्स में ये राउंड ऑफ होता है, ये 2 बन जाता है, तो 3 का 2 कितना होता है, दैट इज 67%। जब मुझे चीजें नहीं आती थी तब भी मुझे 67% मिल सकता है। अब यही चीज न्यूमेरिकल में देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल में मैंने गिवन लिखा, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन के स्टेप दिखाए। जैसे मेरे को बोल दिया कि मे बी डिफरेंशिएट 2 to 3 वेयर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मेरे को साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आता नहीं है, तो इसको मेरे को cos 2x वाले में तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बाजू में एक छोटा सा डब्बा बना दिया पेंसिल से, और यहां पर लिख दिया cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां ऊपर लिख दिया फॉर्मूला यूज्ड। प्रेजेंटेबल बनाता हूं इस आंसर को, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद मैंने लिखा यूजिंग द फॉर्मूला। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आता नहीं है वैसे, इसकी 2 नंबर की ही है वो। यूजिंग द फॉर्मूला, इसको मैं लिख सकता हूं, वी कैन राइट, अब यहां लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 cos 2x डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन। अब ऐसे करके मैं फाइनल स्टेप दिखा के मैंने लाया आंसर। यस, तो ये मैंने पूरा लाके दिखा दिया आंसर। अब इसमें पता है, अगर ये 3 मार्क्स का है तो इस चीज का पूरा 2 मार्क्स होगा, इस चीज का आधा मार्क्स होगा, और इस चीज का आधा मार्क्स होगा। तो अगर मैं स्टेप भी दिखा रहा हूं हर मूवमेंट पे, फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको ब्रेक किया, इसके भी मार्क्स हैं। तो अगर तुम लोग हर चीज को डिवाइड कर रहे हो छोटे छोटे स्टेप्स में, तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे 100%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई मैथ्स का सम दे दिया, तो उस सम को मैं हर एक स्टेप पे लिख के आ रहा हूं, और मैंने लास्ट में ना आंसर को इस डब्बे में डालना है। 10th वाले तो लिख के भी आएंगे इसको। सो द फाइनल आंसर इज, जैसे तुम्हें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कोन है, कोन का वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम माइनस करके बताओ। तो कुछ नहीं, माइनस करके तुम्हें जब आंसर लाओगे तो नीचे एक लाइन भी लिखनी पड़ेगी, द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज दिस, ठीक है। क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन है ना, फाइंड के आगे, फाइंड द वॉल्यूम, उसको बस फाइंड हटा देने का, उसके आगे लिखने का द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज, अंडरलाइन मार के आंसर लिख देने का, ठीक है। ऐसे करने से और प्रेजेंटेबल बनता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना, कैसे अपन इन चीजों को लिखते हैं। स्टेप मार्किंग पे भरोसा करना, स्टेप मार्किंग से ही आते हैं। 90 से जो अबव मार्क्स लेके आए हैं ना, वो हर एक स्टेप को स्पेसिफाई करके आया है, ठीक है। बोर्ड्स की मैं आज कॉपी भी भेजूंगा हर ग्रुप पे,
ध्यान से देखना, कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन में सिंपल इंग्लिश, हिंदी, लिटरेचर वाले बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, राइटिंग को नीट रखना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जनरली ऐसा होता है कि लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स जो टीचर हैं उनकी राइटिंग अच्छी होती है, तो उन्हें सुंदर हैंड राइटिंग देखने की आदत होती है। अगर उनकी आदत पे कोई खरा उतरता है तो इट इज बेटर, ठीक है। कभी देखना, लैंग्वेज वाले हर टीचर की राइटिंग अच्छी होती है, ठीक है। अब नीट हैंड राइटिंग लिखनी है, अगर अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है तो ट्राई करना है साफ साफ लिखो। अगर बहुत वर्ड क्लब करके लिखते हो तो बार बार थोड़ा डिस्टेंस डाल के लिखो, ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज ये है कि इसमें भी वो स्पेस वाली चीज बहुत ध्यान रखनी है, स्पेसिंग बराबर छोड़नी है। तीसरी चीज, अगर मैं कोई लेटर लिख रहा हूं, मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूं, जायरात लेकर लिख रहा हूं, कोई भी होता है मराठी में, तो ये सब अगर मैं लिख रहा हूं तो इनका फॉर्मेट हमेशा याद रखना है। तुम क्या लिख रहे हो वो मैटर कर देगा बाद में, सबसे पहले करेगा फॉर्मेट। तो जब भी कोई लेटर यूज कर रहे हो, फॉर्मेट लिखना। अब फॉर्मेट टीचर देखते कहाँ से हैं, क्योंकि तुम लोग गोल्डन देखो, फॉर्मेट अलग है लेटर्स का, इनफॉर्मल फॉर्मल का। तुम लोग अपनी बुक देखो, उसमें अलग है। तो हमेशा सीबीएसई की वेबसाइट पे एक, सीबीएसई वालों के लिए एक वो सैंपल रहता है, ठीक है। व्हाट इज दी सैंपल ऑफ फॉर्मल लेटर, व्हाट इज दी सैंपल ऑफ इनफॉर्मल लेटर, देख के जाने का है, ठीक है। वही फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल उसमें चेंज क्या होता है बता देता हूँ। जनरली ऊपर डेट लिखी जाती है, यहाँ पर डेट लिखी और फिर 2 XYZ ये वो, पर कुछ कुछ ऐसे लिखते हैं यहाँ बीच में सब्जेक्ट के ऊपर डेट लिखते हैं, या फिर सेंडर का एड्रेस ऊपर लिख देते हैं और फिर 2 लिखते हैं, या फिर अपना एड्रेस ऊपर लिख देते हैं। तो ऐसे बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, पर उसके मार्क्स कटते हैं। तो लेटर का फॉर्मेट पहले ही चेक करके जाना है, ठीक है। सारे फॉर्मेट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट अगर ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में से मान के चलो 1.5 तुम्हारी जेब में है, तो उसके बाद टीचर पढ़ेगा कि भाई इसने लिखा क्या है। तो अगर तुमने कुछ भी बहुत बकवास सी चीजें लिखी हैं पर तुम्हारा फॉर्मेट ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 2 और 2.5 आउट ऑफ 5 एटलीस्ट। उसमें भी टीचर को दया आ गई तो 3 भी दे सकता है, टीचर की दया पे है और तुम्हारी किस्मत पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, नीट हैंड राइटिंग रखनी है। जो भी चीज फॉर्मेट मांग रही है उसका फॉर्मेट हमें लेआउट बराबर से करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम लोगों के लिए भी, अकाउंट्स वालों के लिए, जो फॉर्मेट है लेजर को लेजर के फॉर्मेट में ही डालना है, लेजर को ट्रायल बैलेंस या जर्नल के फॉर्मेट में नहीं डालना है। लेजर लेजर के फॉर्मेट में होगा, जर्नल जर्नल के फॉर्मेट में होगा, ट्रायल ट्रायल के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। फॉर्मेट वेरी करते हैं बुक वाइज, हमेशा सीबीएसई की बुक फॉलो करने की है। एनसीईआरटी में जो लिखा है, एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ दिस एग्जाम। एनसीईआरटी में लिखा है यू कैन एनी टाइम क्लेम और तुम्हें मार्क्स मिलेगा। रीचेकिंग के लिए अपन डालते हैं ना, तो रीचेकिंग में तुम डाल सकते हो इट इज क्लियरली रिटन इन दिस 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 ये। बट उसमें भी फिर सीबीएसई कैसे खेलता है, सीबीएसई बोलता है इज दिस न्यू एडिशन। एडिशन आते हैं ना एनसीईआरटी की बुक्स के, ऐसे ही एचएससी के भी आते हैं एडिशंस। तो एडिशन वो रीसेंट फॉलो करता है। अब रीसेंट एडिशन कहाँ से मिलेगा, सीबीएसई के वेबसाइट पे, एनसीईआरटी के वेबसाइट पे है सारी बुक्स, तो वो फॉलो कर लो। अगर उसमें लिखा है दैट इज योर बाइबल, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं अपने को फॉलो करना है, ठीक है। और और क्या हो सकता है इसमें, नीटनेस के अलावा हिंदी, इंग्लिश, अरेबिक, मराठी, ये सारे सब्जेक्ट मांगते हैं प्रॉपर क्रोनोलॉजी। दिस इज अ फैक्ट, जनरल फैक्ट, कि जो भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स वाले टीचर होते हैं ना, उनका थोड़ा अर्थमेटिक ऊपर नीचे ही होता है, मतलब मैथ्स थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ऐसा है, ठीक है। दैट इज नॉट फॉर ऑल टीचर्स, बट कुछ कुछ टीचर्स का है ऐसा। तो ये तुम मान के चलो
कि उनको सारी चीजें ऐसे प्रॉपरली अलाइंड चाहिए, ठीक है। ये लैंग्वेज वाले टीचर्स को प्रॉपरली सारी चीजें अलाइन चाहिए। दैट मीन्स क्रोनोलॉजी को डिफर मत करना। पहला क्वेश्चन पहले ही आएगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरे नंबर पे ही आएगा, तीसरा क्वेश्चन तीसरे नंबर पे ही आएगा, चौथा चौथे पे ही आएगा। उनको कंफ्यूज नहीं करना। वो टीचर कंफ्यूज होने वाले हैं, इसलिए उनको नहीं करना है। मैथ्स वाले साइंस वालों के साथ कर सकते हो, अकाउंट्स वाले के साथ कर सकते हो, इको वाले के साथ कर सकते हो कि पहला क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाल दिया तो चलेगा। पर इस वाले सीन में तुम लास्ट में कुछ डाल रहे हो कि भाई पत्र तो मैं लास्ट में लिखूंगा, तो टीचर का मूड खराब हो जाता है, ठीक है। तो मूड नहीं खराब करना है उसका। क्या पता लड़के आया हो घर से, तुम्हारा भविष्य उसी के पेन में है, तो फिर उससे ज्यादा मजाक मस्ती नहीं करनी, क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है हमेशा। अब देखो, ये हम लोग भी देखते हैं, पता है। हम लोग जो यूनिवर्सिटी में थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो थियोरेटिकल में प्रॉपर थ्योरी जो लिख रहा है उसने सिस्टमेटिक लिखा है कि नहीं, बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो थ्योरी में बस अपने को 2-3 चीज़ ही याद रखनी है, इतना याद रख लिया तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर गंदी राइटिंग है तो ट्राई टू इम्प्रूव, नहीं हो पा रही जो कि अब टाइम नहीं है, तो साफ लिखने का ट्राई करो, इधर साफ लिखने का ट्राई करो, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो जितने भी तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं आगे आने वाले और अभी, उसमें ये जनरली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज डिफरेंशिएट और डिफाइन। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, जब जब कोई डिफरेंशिएट वाली चीज आ जाए, डब्बा बनाना है, ठीक है। डब्बा बनाना है। अब डब्बा कैसे बनाना है, देखो। सबसे पहले ऐसे एक ऊपर हेडर बनाना है। हेडर हेडर में सबसे पहले इधर लिख देना है क्राइटेरिया। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। जैसे यहां मैंने लिखा होमोजीनियस, यहां मैंने लिखा हेट्रोजीनियस। तो अब यहां पर क्या आएगा, जैसे ओरिएंटेशन, शेप, स्ट्रक्चर, मतलब जो भी उससे रेलेवेंट है, ठीक है। अब देखना, मेरे को बस इतना आता है इस क्वेश्चन में कि होमोजीनियस मतलब एक जैसे और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, इतना ही आता है, ठीक है। मेरे को उससे ज्यादा नहीं आता इस क्वेश्चन में। अब एक ही लाइन मेरे को आती है ना ब्रेन में, पर मैं इसको 3 लाइन लिख के आऊंगा, देखना, ठीक है। 3 लाइन लिख के आऊंगा, सेम चीज लिख के आऊंगा, पर 3 मार्क्स मिलेंगे। कैसे, जैसे मुझे पता है होमो जीनियस हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब मेरे को बस लेटरल मीनिंग आता है इसका, तो मैंने ओरिएंटेशन लिखा, होमो मीन सिमिलर। अब मैं ना तुम्हें थ्योरी लिख के नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली ऐसे बता रहा हूं कि मैं कैसे लिखूंगा, होमो मीन सिमिलर, ठीक है। सो द ओरिएंटेशन ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स, यस। इसमें क्या लिख दूंगा, सेम लाइंस, बस यहां पे सिमिलर की जगह डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट, शेप, एज it is composed of similar particle the shape is uniform। सिंपल कॉमन सेंस, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा स्ट्रक्चर। अब सिंपल सी बात है, कोई चीज अगर सेम सारी चीजों से मिली है तो वो स्टेबल होगी, कोई चीज अगर डिफरेंट डिफरेंट से मिली है तो अनस्टेबल होगी। जैसे पानी में मिट्टी डाल दूं, पानी तो स्टेबल था ना, सारे पानी के पार्टिकल हैं तो होमोजीनियस, अगर इसमें मिट्टी डाल दी तो हेट्रोजीनियस, तो ये अनस्टेबल होगा। थोड़ी देर पानी को रख दो, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। सो स्ट्रक्चर क्या होगा, एज इट इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल, या एज इट इज यूनिफॉर्म सॉल्यूट, इट इज स्टेबल, इट इज नॉट स्टेबल।
अब देख रहे हो एक ही लाइन आती थी पर 3 पॉइंट लिखाया, 3 मार्क्स मिल गए, डन एंड डस्टेड। ये डिफरेंशिएट तुम किसी को भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंटेंसी में मेरे को आ गया कोई डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन बताओ। अच्छा ठीक है कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन आया मेरे को कि डिफरेंशिएट बिटवीन लेजर एंड जर्नल, ठीक है। तो अब वो कैसे होगा? अब जनरल क्या होता है? जनरल क्या होता है बताओ, तुम तीन ही बता पाओगे, बाकी कैसे बता पाएंगे? ठीक है पहले कौन सा बनता है बस इतना बता दो, जनरल बनता है या लेजर? जनरल बनता है। ठीक है लेजर क्या बनता है? बाद में। मेरे को बस इतना ही पता है, जनरल पहले बनता है, लेजर बाद में बनता है। जो भी पहले बनता है वो रफ डॉक्यूमेंट होगा ना, और जो भी बाद में बनता है वो नीट डायग्राम होगा। ठीक है डिफरेंशिएट करते हैं, आ जाओ। देखो मैंने लिखा क्राइटेरिया, यहां पर मैंने लिखा जनरल। अब लिख रहे हो जनरल और लेजर, बाजू बाजू में मार्जिन खींचनी है। बाजू में मार्जिन खींचने से क्या होगा? डब्बा छोटा बनेगा। डब्बा छोटा बनेगा मींस एक लाइन में कम वर्ड्स आएंगे। एक लाइन में कम वर्ड्स आएंगे मींस ज्यादा लाइंस लगेंगी। ज्यादा लाइंस लगेंगी मतलब मेरा डब्बा बड़ा दिखेगा। देख रहे हो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। अगर छोटा सा कॉमन सेंस तुमने पकड़ लिया, मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद इकोनॉमिक्स में एक मतलब जब मैं साइकोलॉजी का एमए कर रहा था तो एक सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिक, किसी को कुछ नहीं आता था। सिर्फ 4 लोग पास हुए हैं 84 में से। इवन मुझे भी कुछ नहीं आता था पर मैं डॉट पास हुआ हूँ। बिल्कुल ऐसे 70 में से नहीं 80 में से हमें शायद 27 चाहिए थे, मेरे 29 आए हैं। बिल्कुल डॉट पे पास हुआ हूँ मैं। और मैं एक भी न्यूमेरिकल नहीं करके आया, न्यूमेरिकल में थ्योरी लिख के आया ऐसे ही। तो मतलब तुम वो देख लो कि टीचर को अगर इतना दिमाग तुम दिखा देते हो तो टीचर करता है पास। सच में ये टेक्निक्स काम करती हैं। अब देखो जर्नल और लेजर, अब देखो जर्नल और लेजर में मुझे नहीं आता कि भाई क्या है, बस मुझे ये पता है जर्नल पहले बनता है और लेजर बाद में बनता है। तो इसका सबसे पहले क्राइटेरिया क्या हो सकता है? नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये तो टीचर को पता चल जाएगा विच कम फर्स्ट। थोड़ा सा सोचो, एक बहुत सस्ता सा वर्ड है। ओरिएंटेशन मार दो, डाल दो ओरिएंटेशन। नहीं नहीं शेप नहीं डाल सकते, ओरिएंटेशन नहीं। या फिर वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऐसे करके डालना है, बट दोनों ही फॉर्मल होते हैं इसलिए ओरिएंटेशन डाल दिया। ओरिएंटेशन में कुछ भी डाल सकते हो। अब उसमें ओरिएंटेशन ना बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है, तो कहीं भी घुसा दो। स्ट्रक्चर बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है, कहीं भी घुसा दो, शेप नहीं घुसा सकते। ठीक है अब देखो ओरिएंटेशन में डाला मैंने, इट इज मेड प्रायर टू लेजर। ठीक है इट इज मेड आफ्टर जर्नल। तीसरा, दूसरा स्ट्रक्चर, इट इज स्ट्रक्चर्ड इन अ सिंगल टेबल। जर्नल एक सिंगल टेबल में बनता है ना, लेजर के तो डिफरेंट पार्ट बन सकते हैं ना। इट कैन बी मेड इन पार्ट्स। कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैपिटल बना दिया, कैश बनाना है कैश बना दिया, ये बनाना है वो बना दिया, सारा ये पार्ट्स में बन सकता है। तीसरा, कौन सा ज्यादा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, फॉर्मेलिटी, ये। इट इज लेस फॉर्मल देन लेजर, इट इज मोर फॉर्मल। अब डिटेल्स, अब देखो डिटेल्स किस में ले सकते हैं हम लोग? देखो स्पेसिफिक डिटेल्स इसमें नहीं ले सकते। स्पेसिफिक डिटेल्स, अब इसको पूरा लिखेंगे, टू फेच स्पेसिफिक डिटेल इट विल टेक टाइम। लेजर में अपन डायरेक्ट देख सकते हैं, कैपिटल देखना है कैपिटल अकाउंट देखा, बात खत्म। स्पेसिफिक डिटेल्स कैन बी taken in respective
टेबल या फिर अकाउंट, बात खत्म। 3 पॉइंट लिखे, डन। इतनी अच्छी ओरिएंटेशन में लिखोगे तो अगर 3 मार्क्स का है तो 2 से 2.5 100% मिलेंगे, अगर 2 भी मिल गए तो भी 66%, 2.5 मिला तो 100%। हाफ मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंस है बोर्ड्स में, ठीक है। 2 मिला तो 66% और 2.5 मिला तो 100%। बट फिर वो मैटर करता है कि तुम्हारे 2.5 कितने हैं। अगर 2.5 मिलके 1 हो गया तो गड़बड़ है, ये बाद में समझेंगे, छोड़ो। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ये हमेशा। क्वेश्चन सिंपल आया अब की बार, एक्सप्लेन, ऐसे करके आ गया क्वेश्चन कि एक्सप्लेन दिस। ठीक है, अब इसके केस में थ्योरी आनी ही चाहिए, तब भी नहीं आती है तब भी थोड़ा थोड़ा लिख के आओ, 2-3 लाइन भर के आनी है। डेफिनेशन है, एग्जाम्पल 100% होगा ही होगा। तुम लोगों के में भी एग्जाम्पल लिखना ही है, अकाउंट्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले, एग्जाम्पल लिखना ही है। इन केस कोई डायग्राम बना सकते हो, बना दो, पर ये डायग्राम टेबल 2 नंबर के क्वेश्चन में नहीं बनाना है, ये बनाना है 3+ मार्क्स वालों में। 3+ मार्क्स वालों में ही करना है इतनी कार्रवाई, एग्जाम्पल तक छोड़ देना है 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं मांगते। 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो डायग्राम टेबल जो भी नेसेसिटी है वो बनाने के आने का। अब यहाँ पर ना तुम्हारा एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आने लगा है, उसको हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। हालांकि गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है जस्ट टू इंक्रीज योर वैल्यू, पर हम लोग इसको यूज करेंगे किसके लिए, अपने फायदे के लिए। अपना फायदा कैसे होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेगा, अगर तुम 90 पे हो तो तुम 95 तक पहुंच सकते हो, इन केस तुम 25 पे हो तो तुम 30 तक पहुंच सकते हो। इसका मतलब ये पास होने में भी हेल्प करता है और टॉप करने में भी हेल्प करता है। वैल्यू बेस्ड में दिमाग लगाना ही नहीं है, एक पैराग्राफ दिया होता है उससे आंसर फेच करने होते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल आंसर देखना है, निकालना है, बात खत्म। पैराग्राफ के बाहर कुछ भी नहीं होगा, मान के चलो पैराग्राफ में ही सब है। सिंपल सिंपल वैल्यू बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सिंपल आंसर लगाना है, इसमें मार्क्स नहीं घटाने हैं कभी भी। 5 मार्क्स हैं तो 5 मार्क्स आने चाहिए, 4 मार्क्स है तो 4 मार्क्स आने ही चाहिए। ये फ्री के मार्क्स हैं जो तुम्हें दे दिए हैं एग्जाम वाले ने, कभी गड़बड़ मत करना प्लीज। अब कोई चीज आ गई एनालाइज करने, एनालाइज अगर वर्ड दिख जाए तो ये 3 नंबर से कम में आ ही नहीं सकता, ठीक है। अप्लाई वाली चीज 3 नंबर से कम में आ ही नहीं सकती, तो 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल लिख के ही आना है, डायग्राम बना के ही आना है, नो अदर चॉइस। अच्छे से बना के आना है, डायग्राम की लेबलिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डायग्राम बना के आना है, ठीक है। छोटा मोटा डायग्राम है तो लेबलिंग करो, पर ऐसे हार्ट का आ गया, व्हाट इज हार्ट, तो हार्ट लिखा, छोटा सा डायग्राम बना दिया, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये बस बना दिया बस। और वो भी किससे लिखना है, LVRV LARA, बात खत्म, और नीचे हार्ट लिख दिया बस। 6 नंबर के क्वेश्चन में जब डायग्राम ही आ गया या एक्टिविटी बेस्ड आ गया, जो HSC का फेवरेट है, HSC में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक्टिविटी बेस्ड जब भी आए फ्री के मार्क्स हैं वो। जैसे अभी मैं 10th का पेपर देख रहा था, देखो इतना आसान सा वो था। हाँ भाई, अकाउंट्स वाले, GST, SGST और CGST दोनों ज्यादा कौन लगता है, दोनों में से SGST और CGST में से ज्यादा कौन सा लगता है? हाँ भाई वेदांत, कौन सा ज्यादा लगता है? सही कह रहा है, GST सबसे ज्यादा लगता है। तो SGST और CGST कौन सा ज्यादा लगता है दोनों में से, इन दोनों में से? बता बता। क्या बोल रहा है?
सही बोल रहा है। SGST CGST सेम लगता है, और इन दोनों को सम करके GST लगता है। ये 10th क्लास का एक चैप्टर है मैथ्स का, और तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी, तूने तो सही आंसर दिया, दोनों शर्म करो थोड़ी थोड़ी। देखो सही सेम बोला उसने। देखो SGST CGST सेम लगता है, ठीक है। GST दोनों का सम होता है। अब देखो, अगर मेरा CGST 2.5% दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पर ऐसे डब्बा दे रखा है, और इज इक्वल टू 5% दे रखा है, तो क्या मैं इसको नहीं भर पाऊंगा? जितना मेरे को CGST है उतना मेरा SGST है, डब्बे में बस 2.5 भर दो। इवन ये भी डब्बा था, पता है, 2.5 डब्बा, यहाँ पे 7.5%, और यहाँ पे टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन, और वो भी गलत करके आई खुशी। 7.5 यहाँ आएगा, और 2.5 7.5 कितना होता है? 10%। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, ऐसा ना पिछले साल 10th में भी आया है। देखो, कुछ नहीं था, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया, देखना ना, टीचर मार्क्स बांट रहे हैं आजकल। ऐसे एक एक्टिविटी थी, पूरी एक्टिविटी थी, उसमें बेला इधर ध्यान से देख, 14 into 25 लास्ट में आंसर लिखा हुआ था। ऐसे एक ब्लॉक था, ठीक है, उसके ऊपर लिखा था एरिया ऑफ मे बी रेक्टेंगल। अभी मैं सिंपल सा ले रहा हूं, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू डब्बा, ठीक है। उसके बाद लिखा था 14 इंटू, और उसी के ऊपर लिखा था एरिया इज गिवन एज अ प्रोडक्ट ऑफ L एंड B। टीचर ने दिया है L एंड B प्रोडक्ट है, तो L इंटू यहाँ क्या आएगा? बहुत हार्ड था, बच्चे नहीं कर पाए। कैसे कर पाएंगे, पढ़े लिखते तो है नहीं। हाँ नहीं, HSC है, तो L इंटू B आ गया। फिर यहां नीचे से देख के ऊपर नहीं लिख सकते, और इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इतना आसान क्वेश्चन आता है कि अगर ऊपर भी ध्यान से पढ़ लिया तो नीचे आंसर लिख दोगे। तो HSC वाले कभी भी भाई ये एक्टिविटी बेस्ड छोड़ के मत आ जाना, नीचे ही आंसर लिखा होगा, एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। सेम तुम लोग CBSE वाले, हालांकि HSC में ये भी आता है वैल्यू बेस्ड, इधर इधर बात मत कर, वैल्यू बेस्ड भी आता है। CBSE में वैल्यू बेस्ड छोड़ के नहीं आना है, HSC में ये छोड़ के नहीं आना। आजकल HSC में भी वैल्यू बेस्ड आने लगा है ना, वैल्यू बेस्ड के 3। क्या तू बता किसमें आता है? तूने पेपर दिए, प्री बोर्ड हो गए ना तेरे, पूछो इससे। हाँ शॉन, किसी में आया वैल्यू बेस्ड? पॉज कर दो इसे। देखो बोर्ड्स आ रहे हैं, सब लोगों को टेंशन हुई है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको बोर्ड्स के लिए टेंशन नहीं हुई है। कोई कितना भी टॉपर हो, कोई कितना भी बड़े से बड़ा बंदा हो, सबको टेंशन हुई है। तो ऐसे तुम लोग स्पेशल नहीं हो जिसको पहली बार टेंशन हो रही है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि किस स्टेट ऑफ माइंड में तुम लोग हो, अंडर कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस में, या ओवर कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस में हो तो अच्छी बात है, यहाँ मैक्सिमम लोग नहीं होते। बस 2 मिनट रुकना, पॉज करना है इसको। हो जाओ जल्दी हो जाओ। अब देखो, मैक्सिमम लोग इस वाले स्टेट में नहीं होते हैं, या तो तुम लोग अंडर हो गए या ओवर हो गए, डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लगता होगा कि भाई मैं तो सब कर लूँगा, क्या दिक्कत है, 10वीं में तो मेरे 90% आए हैं, 95 आए हैं, क्या दिक्कत है मेरे लिए। पर प्री बोर्ड ने हिला दिया होगा कि भाई कुछ नहीं आ रहा है, 50 नंबर भी नहीं ला पा रहा हूँ मैं, तो अब 90 से सीधा 50 पे अपन लोग आ गए हैं, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस बन गया है, क्योंकि ये ना बीच वाला स्टेट बहुत मुश्किल से आता है, ये डायरेक्टली यहाँ से जंप होके सीधा ओवर टू अंडर आते हैं बंदे,
तो ना ओवर कॉन्फिडेंस में जाना है ना अंडर कॉन्फिडेंस में जाना है। अब मैंने बोल दिया, तुम लोग मानोगे कैसे, क्योंकि अपन तो जाते ही है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट द प्रोसेस। अब ट्रस्ट द प्रोसेस का मतलब है कि सब लोग टेंशन में आए हैं, सबकी बोर्ड्स में हालत खराब हुई है, तो प्रोसेस टफ है, एक्सेप्ट कर लो। जब अपन ने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्फिडेंस वाले स्टेट में आओ कि मेरी तैयारी इतनी हो गई है तो इतना तो मेरे को कर लेना चाहिए, कर लूंगा नहीं, कर लेना चाहिए। कर लूंगा सोचा और पेपर में नहीं कर पाए तो सीधा सीधा कॉन्फिडेंस ड्रॉप होगा, जितना आता है उतना भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, जितना आता है उतना भी नहीं कर पाओगे। तो अपने को क्या करना है, अपने को पहले तो ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे, टेंशन नहीं लेना है ज्यादा, कॉन्फिडेंस वाले स्टेट पे लेना है कि मेरे आई कैन डू दिस मच। इनकेस नहीं आता है तो जो लास्ट में अभी बताया है मैंने उनको ध्यान रखना है कि मैं मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ। इसको ना डैमेज कंट्रोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज तुम पढ़ के ही नहीं गए, मेरे 12 चैप्टर थे तो मैं 10 ही चैप्टर पढ़ के आया था और 2 चैप्टर से एक्स्ट्रा आ गया, तो अब मेरे को डैमेज कंट्रोल करना है, मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करने हैं टीचर से। ठीक है, जितना हो पाएगा तो डैमेज कंट्रोल करना है। सबसे पहले सोचनी है पास होने की। देखो अगर तुम पास हो रहे हो कि भाई मैं पास तो हो जाऊंगा, जितनी मैंने तैयारी कर लिया उस हिसाब से, खुद में मन में सोच लिया और कुछ नहीं पढ़ा है तो नहीं काम करेगा ये। पढ़ लिया है कि भाई मेरे 5-6 चैप्टर हो गए, 5-6 चैप्टर से 30 नंबर का आता ही है, तो पास तो मैं हो जाना चाहिए। पास हो गए तो तुम लोग यहां तक तो हो ही। अब पास के बाद तुम लोगों को इतने चैप्टर करने हैं कि मैं पास से 50 तक पहुंच जाऊं एटलीस्ट। पास कितने पे होते हैं अपन, 30 मान के चलता हूं मैं अभी। ठीक है, 80 में से 27 होता है पर 30 ले लेते हैं क्योंकि 10-20% का ऊपर नीचे होता रहता है। 30 पे मैं पास हो जाता हूँ, मेरे जैसे ही 20 मार्क्स आ गए मैं कॉन्फिडेंट स्टेट में आ जाऊंगा। तो हमेशा अपने जो भी सब्जेक्ट तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो 50 मार्क्स का तो प्रिपेयर कर ही लो। पता कैसे चलेगा 50 मार्क्स का, 5 साल का ट्रेंड निकालो, कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना आता है, 80 में से 50 मार्क्स अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो बी कॉन्फिडेंट, अच्छा जाएगा पेपर। क्योंकि 50 जा रहे हैं और तुम लोग अगर वैसे लिख के आए तो तुम्हारे 60 मार्क्स आ जाएंगे। 60 मार्क्स का मतलब कितना हो गए, कितना परसेंटेज हो गया, देखो 8 के टेबल में 56 कब आता है, 7 जा, तो 75% तुम्हारे आ गए हैं। तो अगर तुम कॉन्फिडेंट वाले फेज में आ गए हो तो तुम्हारे 75% मार्क्स तो आने ही आने हैं। ठीक है, 75 एक बार मार्क्स आ गए, अब प्रेजेंटेबल बनाओ, प्लस मॉक दो, प्लस PYQs करो, इन सारी चीजों से कॉन्फिडेंस के बीच में बैठ जाओ। क्योंकि कॉन्फिडेंस के यहाँ आना फिर वापस जाना बहुत ईजी है। एग्जाम से एक दिन पहले ही मेरे को एंजाइटी हो गई, मैं सो ही नहीं पाया, अंडर कॉन्फिडेंट वाले स्टेट में ही जाओगे तुम लोग। इस वाले स्टेट में तो पहुंचना ही नहीं है कि मुझे सब आता है मैं तो कर ही लूंगा, इधर तो आना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे सर के बल गिरोगे, बच भी नहीं पाओगे। बिना हेलमेट के गिरना होता है ये ओवर कॉन्फिडेंस का, वो भी सर के बल। 22 माले की बिल्डिंग से सर के बल गिरना मतलब नो बडी कैन सेव यू। भगवान भी ऐसे ऊपर से उतर के दो मारेंगे फिर भी नहीं बचा पाएंगे तुम्हें। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में जाना ही नहीं है कि मुझे तो सब आता है। एक बार को अंडर कॉन्फिडेंट इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस से बच के रहना है। सब आता है ऐसे तुम भगवान नहीं हो, ऐसा कोई भी भगवान नहीं है, किसी को भी सब आता हो। एग्जामिनर का मूड पे नहीं डिपेंड कर सकते ना हम लोग, एग्जाम कैसा आ जाए कब का आ जाए। जैसे 2016 का बहुत गंदा मैथ्स का पेपर आया था, रोने लग गए थे लोग। अब रोने लग गए, सबकी फटी ना, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ कुछ अच्छा हुआ हो। अब ऐसे में बस डैमेज कंट्रोल करना है, मेरे को बस डैमेज कंट्रोल करना है, मेरे को पास होना है। जैसे ही मैं पास हुआ, ये पेपर में भी माइंडसेट चलेगा पता है। पेपर में मेरे को पता चल जाता है कि मैं पास हो जाऊंगा, चलता है ना पेपर में करते हुए। जैसे ही मेरे को पता चला कि भाई पास तो हो रहा हूँ, बस 50 नंबर ले आता हूँ, तो बस 50 नंबर मारने का ट्राई करो। फिर बच जाते हैं MCQ। MCQ तो अपन जुगाड़ करके कर ही लेते हैं,
60 आ गए, तो सोच रहे हो तुमने 70 से 75% आराम से ला दिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा और लिख दो, थोड़ा थोड़ा पुश करना है 80 तक आने के लिए बस। और अगर तुम्हें आता है 80 तक तो थोड़ा थोड़ा ही पुश करना है 90 तक आने के लिए। और 90 तक आता है तो यू आर इन वेरी गुड स्टेट। फिर कुछ नहीं करना है, फिर और अच्छे से बस साफ साफ प्रेजेंट करना है। तो टीचर के अगर तुम पे रहमत होगी और तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी, 95-100% आते हैं लोगों के, ठीक है, 96 भी आते हैं तो आ जाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत बचना है, अंडर कॉन्फिडेंट रहना है, पर अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट की एज पे रहना है। और एक बार तुम्हें पता चल गया कि भाई 50 नंबर का मुझे आता है किसी भी पेपर में, कॉन्फिडेंट के बीच में बैठ जाओ। अब इसमें सारे सब्जेक्ट्स मैटर करेंगे। अब यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट एक चीज है, चलो इसको जल्दी से लिख लो कि मेरे को अंडर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस लिखना लिखना फिर उसको बड़ा बड़ा काट देना, आना मत कोई ओवर कॉन्फिडेंस में कि सर सब आता है मेरे को। देखो अभी 1 महीने रह गया हमारे एग्जाम में, ऑलमोस्ट, वो भी नहीं रह गया है कुछ कुछ के एग्जाम्स में। तो अपने को ना छोटे छोटे चेंजेस करने हैं जिससे इम्प्रूव हो जाएगी अपनी मार्क्स। अब देखो एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं बॉडी क्लॉक। अब बॉडी क्लॉक का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में ना एक सिंपल क्लॉक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह सुबह मेरे को पता है 7 बजे की मेरी क्लास है, ठीक है। अब मेरी बॉडी उसी हिसाब से प्लान करेगी, उसी हिसाब से सारी चीजें करेगी और 7 बजे मेरे को रिमाइंडर देगी कि भाई तेरी क्लास है उठ जा। पर कुछ बच्चे होंगे वो उठ के क्लास आएंगे बराबर, और कुछ होंगे जो सोचेंगे नाश्ता करके ही जाता हूँ। नाश्ता इंपॉर्टेंट है, क्लास तो चलो 5-10 मिनट की चले जाए तो कोई बात नहीं, पर हाँ नाश्ता करना पड़ेगा वरना मेरी बॉडी चलेगी नहीं, ठीक है। अब ऐसे बंदे कभी कभी उठते हैं सुबह सुबह, पर जो रेगुलर उठता है वो ठीक है, उसे पता है कि भाई उठता हूं मैं तो ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है, फॉर एग्जांपल मैं रात भर पढ़ता हूँ, ठीक है, मेरा जो मे बी पढ़ने का शेड्यूल है वो है रात को 9 बजे बैठता हूँ, मेरे को शांति चाहिए होती है, तो मैं 9 से 4 पढ़ता हूँ। बिल्कुल जब साइलेंस होती है हर जगह, 9 से 4 बढ़िया पढ़ता हूँ। मैं 5 बजे सो जाता हूँ और फिर मैं 11 बजे तक सो के फिर 12 बजे से नेक्स्ट सेट पढ़ता हूँ। अपना बोर्ड्स का पेपर कितने बजे होता है? 10 बजे। पर इस बंदे की बॉडी को तो आदत है सोने की, तो अब ये करनी पड़ेगी चेंज। रीजन, फॉर एग्जाम्पल ये 9 से 4 पढ़ता है, फिर 5 से 11 सोता है। अब इसका डाइजेशन वगैरह, इसकी ईटिंग साइकिल, सारी चीजें उसी हिसाब से चल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल 10 बजे ये उठा, 10 बजे आधा बंदा नींद में, प्लस इसका डाइजेशन उस टाइम पे पूरा एक्टिव है, तो ब्रेन कहाँ वर्क कर रहा है? यहाँ। कहाँ करना चाहिए? यहीं, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल सी चीज है। प्लस उसको अजीब सा हो रहा है, इनडाइजेशन हो गया, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हुआ ना खाना। उसे लग रहा है कि नहीं नहीं यार वॉशरूम जाना पड़ेगा, 3 चक्कर वॉशरूम के मारे, फ्लो टूटी अलग। हो सकता है पेपर खराब हो गया, जबकि बंदे ने पूरा पढ़ा था, 100 मार्क्स का आता था, तब भी आए 75। इतना तक बॉडी क्लॉक मैटर करती है। तो अभी के केस में अपने को क्या करना है? अपने को रात की नींद रात में ही लेनी है, तो स्लीप इन नाइट ओनली। और अपनी बॉडी क्लॉक को ऐसे अलाइन करो कि तुम लोग 8 AM के बाद एक्टिव हो जाओ। क्यों? क्योंकि ट्रैवल करके जाना भी तो पड़ेगा सेंटर तक। ऐसे ही मुंह उठा के 10 बजे पहुंच थोड़ी जाओगे, बिल्कुल तैयार हो गए, खाना वाना खा के बराबर जाओगे। फिर उस टाइम पे ट्राई करो लाइट ब्रेकफास्ट का, दैट टू रिच इन ग्लूकोज, ठीक है। थोड़ा जो इंस्टेंट एनर्जी दे, छोटी छोटी चॉकलेट डाल के ले जाओ जो इंस्टेंट पावर दे, ठीक है। बोट्स में नहीं लेके जाना है, च्युइंगम नहीं खानी है बोट्स में। अगर तुम लोग च्युइंगम खाते हो तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट तुमने कोई पर्रा लाया था, उससे तुमने चीटिंग बराबर कर ली और तुम उसी को खा गए, तो इट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो
च्युइंगम खाते मत पकड़े जाना। ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरे को इंटीग्रेशन च्युइंगम खा के सॉल्व करने की आदत हो गई थी, बहुत मुश्किल से छूटी 1 महीने में, वरना उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं पूरा होता था। ऐसा होता है कि कुछ लोग पेन खाते हैं तो वो उनका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता पेन खाए बिना। तो मतलब ऐसे छोटी छोटी बॉडी को आदत पड़ जाती है, फिर उसी से उनका दिमाग चलता है। जैसे कुछ लोगों को पैर हिलाने की आदत हो जाती है, जैसे कि भाई जब थोड़ा टेंशन आए तो पैर हिलाता हूँ मैं, तो मेरा बॉडी काम हो जाती है, फिर मैं काम करता हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसमें च्युइंगम नहीं खानी है। बॉडी को रेस्ट नाइट में ही मिलना चाहिए। ऐसे अपनी बॉडी को अलाइन करो कि 8 बजे तुम लोग उठ जाओ, और 8 बजे भी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट खाने का ट्राई करो। अब स्कूल चल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं चल रहा है जिसका, वो ये साइकिल फॉलो करना ही है। 1 महीना रह गया, 1 महीना लगेगा बॉडी को इस स्टेट में आने के लिए। अब देखो, जब भी हमारी नींद पूरी होती है ना, तो वो जो डैमेज कंट्रोल वाला बताया ना, डैमेज कंट्रोल वाला बंदा तभी कर पाता है। जो मस्त चीटर होते हैं ना, जो चीटिंग करते हैं, बराबर चीटिंग के भरोसे जाते हैं, वो पूरी नींद पूरी करके जाते हैं। नींद पूरी होती है तो सेंसेस बराबर चलते हैं, सेंसेस बराबर चलते हैं तो इधर उधर से पूछना आसान होता है। तो तुम उनके माइंडसेट से देखो कि अगर मेरे सेंसेस पूरे एक्टिव हैं तो कितनी अच्छी बात है। सेंसेस एक्टिव होंगे तो क्या पता मैथ्स में फिजिक्स की कोई थ्योरी लग रही हो, केमिस्ट्री की कोई थ्योरी लग रही हो। जैसे मैं मैनेजमेंट के बच्चों को साइंस की थ्योरी से पढ़ा देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग वाले में मैनेजमेंट घुसा देता हूँ। तो 2-3 चीज क्लब भी तो कर सकते हो, किसने मना किया है। अकाउंट्स में इको क्लब होती है, अकाउंट ये फिजिक्स में केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी क्लब होती है, फिजिक्स और मैथ्स क्लब होती है, करो ना क्लब। तो ये सब कब होगा, जब स्लीप प्रॉपर होगी। तो सोना बराबर है 7 से 8 घंटे सोना ही है, पर ज्यादा भी नहीं सोना है। अब जागने का टाइम आ गया, 7 से 8 घंटा सोना है मैक्स। उसके बाद जग जाना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है, रिवीजन करना है। इससे क्या आएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज ये है, काम रहना है, ठीक है, काम रहना है। अब काम कैसे रहेंगे हम लोग, काम हम लोग रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने लगो। ब्रीथ, ठीक है, जब थोड़े पैनिक हो जाओ तो थोड़ा ब्रीथ कर लो, 5 बार इनहेल एक्सेल, थोड़ी लंबी सांसें ले लो, स्पेसिफाई हो जाएगा माइंड। दोनों पैरों को जमीन पे रखना सीखो, पेपर करते हुए दोनों पैरों को जमीन पे रखोगे, स्टेबल रहोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लेट के पेपर करता था, मतलब ऐसे आगे पूरे पैर कर लिए, पीछे ऐसे लेट गया और फिर करने लग गया, तो उसमें एक्टिव नहीं रहती बॉडी। कमर सीधी करके पैर जमीन पे दोनों रख के फिर काम करना है, ठीक है। उसमें भी पैर के अंगूठे को मूव करना है, इंटेंशनली। इंटेंशनली मूव करते हो तो तुम्हारा दिमाग थोड़ी देर के लिए हट जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो तुम्हारा टेंशन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। ये कुछ साइंटिफिक टेक्निक है, ब्रीद कर लो, काम हो जाओ, क्योंकि एक एग्जाम है ये, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। टेंशन लेना है पर उतना नहीं लेना है कि भाई ये बर्बाद हो गया तो मेरी जिंदगी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग फेल भी होते हैं वो भी IAS IPS बनते हैं, पर उसकी बात मतलब ये नहीं है फेल हो जाओ, एक भी फेल हो गया टांगे तोड़ दूंगा मैं, पंखा बंद रख रखा है मैं, लटका दूंगा। तो फेल नहीं होना है। अब इम्पोर्टेंट ये है, बॉडी क्लॉक इंप्रूव करो, ठीक है। चलो, बॉडी